हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिक्स हाउस में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिमांड को पूरा कंप्लीट करा था और आज की हम क्लास में हम डिमांड के अगले चैप्टर अगले टॉपिक इससे रिलेटेड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल वन शॉट में। इससे पहले कि हम इलास्टिसिटी डिमांड को कंप्लीट करें दोस्तों, एक टॉपिक था जो उसके अंदर छोटा सा रह गया था, मैं उसको भी अभी यहाँ पर कंप्लीट करा देता हूं, जिसका नाम है एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। छोटा सा टॉपिक दोस्तों। देखिए, एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। मैं आपको याद दिलाता हूं, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, लेकिन जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये कब होता है? ये तब होता है दोस्तों जब कभी कभार क्या कहते हैं, कुछ गुड्स की ना शॉर्टेज हो जाती है। क्या हो जाती है? शॉर्टेज। कुछ ऐसे लग्जरी गुड्स हो जाते हैं, लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स की शॉर्टेज हो जाए, तो ऐसे टाइम पर ना जिन चीज की प्राइस बढ़ेगी उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। लग्जरी गुड्स दोस्तों जैसे जैसे जमीन हो गया, लैंड हो गया, लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया। अब मान लीजिए जैसे कल को मेरे को अफवाह फैली कि भाई नमक खत्म होने वाला है, नमक है ना, सॉल्ट, तो सॉल्ट की कीमत बढ़ेगी, सॉल्ट की कीमत बढ़ेगी और साथ साथ इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉल्ट सबको चाहिए होता है। कुछ स्पेशल गुड्स होते हैं जिनकी ना क्या कहते हैं जरूरत होती है और उनकी डिमांड क्या कहते हैं शॉर्टेज होने पर ना उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी डिमांड बढ़ने पर, उनकी प्राइस बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ने लग जाती है, यानी कि उल्टा होने लग जाता है लॉ ऑफ डिमांड से। ठीक है, आइए अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, डिमांड में हमने देखा था कि किस तरीके से प्राइस में चेंज आने से डिमांड बढ़ता है। अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस क्या कहते हैं बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोस्तों ये बताता है कि प्राइस में कितना चेंज आएगा तो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी में कितना फर्क पड़ा। अगर प्राइस कम होती है तो हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, ये तो बताता है हमको डिमांड कि भाई प्राइस कम हो रही है तो यहां पर क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है बेटा कितना बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे। प्राइस में कमी हो गई 10 रुपए से तो क्वांटिटी कितनी बढ़ा दोगे आप, ये कौन जवाब देता है? ये देता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी। It is the percentage relationship in between change in price and change in quantity. Elasticity of demand का कंसेप्ट बच्चों किसने दिया था? ये दिया था हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल, याद रखिएगा। और इन्होंने कहा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड कंसिक्वेंट चेंज इन अमाउंट ऑफ डिमांड। ठीक है, इन अदर वर्ड, इन द वर्ड ऑफ मार्शल, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग एज द अमाउंट ऑफ डिमांड इंक्रीज मच और लिटिल फॉर गिव फॉल इन द प्राइस। हमें इससे ज्यादा लेना देना नहीं है और डेफिनेशन बस ये याद कर लेना। बस हम खाली ये समझेंगे कि भाई साहब हमारी जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो कब इलास्टिक होती है और कब इनइलास्टिक होती है, बस इतना आपको समझना है। तो देखिए मेरे पास ना इसका एक बहुत अच्छा रूल है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कभी किसी की प्राइस बढ़ी, किसी की प्राइस बढ़ी और किसी की प्राइस घटी, तो आपको फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है या फर्क नहीं पड़ रहा। दो कंडीशन हो सकती है, फर्क नहीं पड़ रहा, या तो फर्क पड़ेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ रहा। ठीक है, नहीं पड़ रहा, तो यानी कि ये कैसा शब्द हो गया भाई, यहां पर फर्क पड़ रहा तो पॉजिटिव हो गया और ये कैसा शब्द हो गया, यहां पर फर्क नहीं पड़ रहा तो नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास इलास्टिसिटी दो तरीके की होगी, या तो इलास्टिक होगी, डिमांड दो तरीके की होती है, या तो इलास्टिक होगी और या तो क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। तो देखिए अगर इलास्टिक है तो ये कैसा शब्द है, पॉजिटिव, और इनइलास्टिक होता है कैसा शब्द है, नेगेटिव। अगर फर्क पड़ेगा तो डिमांड कैसे होगी, इलास्टिक होगी। दोनों पॉजिटिव वर्ड, फर्क पड़ रहा है पॉजिटिव, इलास्टिक कैसा, पॉजिटिव। तो अगर फर्क पड़ेगा तो डिमांड कैसे होगी, इलास्टिक होगी, और अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो कैसे होगी, इनइलास्टिक होगी।
बहुत सिंपल ट्रिक है ये। इसको क्या कहते हैं, आप याद कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है कि फर्क पड़ रहा है या फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फर्क पड़ रहा तो इलास्टिक है, फर्क नहीं पड़ रहा तो इनइलास्टिक है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे पास इतने सारे फैक्टर हैं, इनमें से आप सबके मतलब याद कर लेना, और अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप 3-4 इसमें से या 5 कम से कम इसमें से याद रखिएगा। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी देखिए, नेचर ऑफ कमोडिटी के अंदर नेचर दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेसेसिटी और एक होता है हमारे पास लग्जरी। तो देखिए, अगर लग्जरी होता है तो देखिए, अगर लग्जरी गुड्स है तो उसकी प्राइस अगर बढ़ेगी तो आपको फर्क पड़ेगा, और अगर प्राइस घटेगी तो भी फर्क पड़ेगा, है ना। प्राइस बढ़ेगी लग्जरी गुड्स की, जैसे कार है कोई, उसकी प्राइस बढ़ रही है मार्केट में, डबल प्राइस हो जाए तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो लग्जरी गुड्स की प्राइस अगर बढ़ती घटती है, उसकी प्राइस में चेंज आता है, तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? इलास्टिक होती है। उसकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक होती है। और अगर कोई नेसेसिटी गुड्स है, जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, इसकी प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, तो आपको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप उतना ही तो यूज करोगे जितना आप यूज करते हो। तो जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं, जरूरतमंद की गुड्स होती हैं, इनकी प्राइस में चेंज आने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इनकी डिमांड कैसे होती है? इनइलास्टिक होती है। सिंपल। हमें खाली ये देखना है कि इनकी प्राइस में चेंज आने से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड यानी कि इलास्टिक, और अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो नेगेटिव वर्ड यानी कि इनइलास्टिक। सिंपल। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी गुड्स के अब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, अगर किसी गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे दूध हो गया, तो उसके लिए हमारी जो इलास्टिसिटी होगी यानी कि डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी। उसके लिए हमारी डिमांड कैसे होगी? इलास्टिक होगी, यानी कि हमको उसके अंदर प्राइस में चेंज आने से फर्क पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी गुड्स के सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास ये जो Xiaomi, मतलब मेरे पास जो पैड है उसका नाम है Xiaomi Pad 6, और इस Xiaomi Pad 6 के ऊपर जो कंपेटेबल पेंसिल है वो है क्या कहते हैं, Xiaomi Pen Gen 2। तो इसके प्राइस क्या है? इसके प्राइस 6,000 रुपए की थी ये पेंसिल। अब अगर इसकी प्राइस बढ़ते हैं और इसके प्राइस घटते हैं तो मुझे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे को अगर लिखना है तो मेरे को तो यही मांग चाहिए ना, यही लिखना, इससे से लिखूंगा मैं। इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो दूसरी पेंसिल वो इसके ऊपर जल्दी से काम नहीं करती। तो इसीलिए इसकी जो इलास्टिक होगी, इलास्टिसिटी कैसी होगी? वो होगी इनइलास्टिक। इनइलास्टिक क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते जो बिल्कुल इसकी जैसी क्वालिटी थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, उससे हमें फर्क पड़ता, फिर वो होता है हमें इलास्टिक, हमें फर्क पड़ता। अगर इसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते मार्केट के अंदर तो मैं उनको खरीदता, इसको नहीं खरीदता, तो इसके प्राइस में चेंज आने से मुझे फर्क पड़ने लगता, तो इसकी डिमांड कैसी हो जाती है? इलास्टिक हो जाती है। लेकिन अभी इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसकी डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। सिंपल। चलिए, नेचर और नंबर ऑफ यूजेस। अगर किसी गुड्स के सिर्फ एक यूज है तो उसके प्राइस में चेंज आने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको खरीदूंगा ही सिर्फ उसी चीज के लिए। जैसे लाइटर, अगर लाइटर का सिर्फ एक यूज है जलाना, है ना, गैस जलाना, तो उसके लिए फिर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी प्राइस ज्यादा है या कम है। अगर मेरे को वो काम करना है तो मुझे लाइटर लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट में कोई ऐसी चीज है जिसके बहुत सारे यूजेस, जैसे मिल्क, तो उसके प्राइस में चेंज आने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी, मुझे फर्क पड़ेगा उसकी प्राइस में चेंज आने से। तो उसकी अगर मुझे फर्क पड़ रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी कैसे होगी? उसकी डिमांड कैसे होगी? इलास्टिक होगी। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब क्या हो गया? ऐसे गुड्स जिनके एक गुड्स के साथ दूसरी गुड्स ही आती है। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इंक और प्रिंटर लेता हूं, अगर इंक के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, प्रिंटर के भी प्राइस बढ़ेंगे, है ना। अगर इंक की डिमांड बढ़ेगी तो प्रिंटर की भी डिवाइस बढ़ेगी। अगर इंक क्या कहते हैं, इंक के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और प्रिंटर की डिमांड भी क्या हो जाएगी? साथ साथ कम हो जाएगी। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब समझिए कि अगर मेरे पास कोई ऐसी गुड्स है जो कॉम्प्लीमेंट है, जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रिंटर है, तो क्या प्रिंटर के साथ में क्या आएगा? इंक ही आएगी उसकी। अगर मेरे पास पहले से ही प्रिंटर और अब इंक महंगी हो रही है तो भाई मैं क्या करूंगा? मेरे को तो खरीदनी पड़ेगी ना, तो उसकी प्राइस में चेंज आने से तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो उसकी क्या कहते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनकी प्राइस में चेंज आने से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनइलास्टिक। ठीक है।
टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, अगर जैसे कोई गुड्स है, जैसे मान लीजिए किसी गुड्स को हम ना फ्यूचर के लिए ना पोस्टपोन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन। अगर मेरे पास कुछ करने के लिए टाइम है, मान लीजिए जैसे आपके स्कूल में आपको असाइनमेंट मिलते हैं, प्रोजेक्ट मिलते हैं। अब टीचर ने बोला भाई 2 दिन है तुम्हारे पास, कैसे भी मुझे प्रोजेक्ट दो और तुम्हारे 2 दिन बाद वाइवा है और मैं तुम्हें उसमें मार्क्स दूंगा। तो भाई वो प्रोजेक्ट जो है मार्केट के अंदर जितने रुपए का भी मिल रहा होगा, जितने का भी पेजेस होंगे, कुछ भी होगा, आप कितनी भी कीमत देने को तैयार होगा, क्योंकि 2 दिन में आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही करना है। दूसरी तरफ अगर आपके पास मान लीजिए डॉक्टर क्या कहते हैं, जैसे टीचर बोल देता है कि भाई 2 महीने है तुम्हारे पास, 2 मंथ है, ये वाला प्रोजेक्ट बना लेना। तो अगर आज वो सामान मार्केट में महंगा मिल रहा होगा और आपके पास टाइम है फ्यूचर में खरीदने का, तो अगर आज मार्केट में महंगा मिल रहा होगा तो उसकी प्राइस में चेंज आने से आपको फर्क पड़ेगा। तो अगर किसी चीज को हम फ्यूचर के लिए टाल सकते हैं तो उसकी प्राइस में चेंज आने से मुझे फर्क पड़ेगा, और अगर उस किसी चीज को फ्यूचर में नहीं टाल सकते तो उसकी प्राइस में चेंज आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी प्राइस में चेंज आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस चीज को टाल सकते हैं उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक, और जिसको नहीं टाल सकते उसकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक। ठीक है, ये सब नहीं करते। हैबिट ऑफ कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है। हैबिट ऑफ कंज्यूमर में क्या आता है, हैबिट ऑफ कंज्यूमर के अंदर आता है कि भाई हमारे पास कोई गुड्स है, मतलब कोई गुड्स ऐसे हैं जिनकी मुझे आदत हो गई, जैसे नशेड़ी गंजेड़ी जो होते हैं, है ना, अगर उन्हें पीनी है तो पीनी ही पीनी है, तो चाहे प्राइस कितनी भी बढ़े चले जाए, उनके ऊपर लत लग चुकी है जिस चीज की, तो उसको करना ही करना है, उसके लिए वो कितने पैसे देने को तैयार है। अगर उसकी प्राइस बढ़ते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी कंज्यूमर की किसी गुड्स के लिए हैबिट है तो उसको उसके प्राइस में चेंज आने से फर्क नहीं पड़ता। तो हैबिट होने पर किसी गुड्स की डिमांड कैसी हो जाती है, इनइलास्टिक हो जाती है। लेकिन अगर हैबिट नहीं है तो कैसी हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसके बाद आता है हमारे पास इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इसके बाद आता है हमारे पास इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इनकम ऑफ कंज्यूमर का मतलब इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो पार्ट, एक पोर्शन किस में जाता है, एक पोर्शन जाता है उसके अंदर जब इनकम को किस में यूज करते हैं, नेसेसरी गुड्स में, नेसेसरी, और एक उसमें जाता है जिसके अंदर हम उसको किस में यूज करते हैं, लग्जरी में, जो ऑप्शनल होता है। नेसेसरी जैसे भाई मेरी इनकम आई तो मैंने घर का राशन वगैरह भर दिया, तो वो तो जरूरी है। अब उसकी प्राइस में चेंज आएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई वो तो जरूरी है। ठीक है, तो अगर नेसेसरी गुड्स जो घर का राशन वगैरह उनकी प्राइस में चेंज आता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो वाला पोर्शन जो है मेरी इनकम का वो कैसा रहेगा, उसकी डिमांड कैसी रहेगी, उसकी डिमांड रहेगी इनइलास्टिक। लेकिन जब लग्जरी गुड, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, सैलरी आ गई, पैसे आ गए, तो चलो घूमने चल लेते हैं। अब घूमना जाना महंगा पड़ रहा है तो नहीं घूमेंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर रेस्टोरेंट में खाना खाना महंगा पड़ रहा है तो नहीं खाएंगे, तो उसे बोलते हैं हम इनइलास्टिक। वो वाला पार्ट जो है इनकम का वो क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक। ओ सॉरी, इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक, इलास्टिक। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। इसके बाद समझते हैं कि इलास्टिसिटी को कर्व में कैसे मेजर करते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ये हमारे पास कर्व है डिमांड का। लास्ट क्लास में हमने डिमांड कर्व बनाना सीखा था। ये हमारे पास कर्व है। मान लीजिए पहले प्राइस यहां पर थी, ये हमारी प्राइस हो गई और ये हमारी क्वांटिटी, ये P1 पे Q1 था। जैसे हमारा P1 से P2 पे आया तो ये हमारा कहां शिफ्ट हो गया, Q2 पे शिफ्ट हो गया, Q2 पे शिफ्ट हो गया। ये A1 से A2 पे शिफ्ट हो गया। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर प्राइस कम हो रही है, तो देखिए चेंज कितना आ रहा है, प्राइस में इतना चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में इतना चेंज आ रहा है, लगभग लगभग ये दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं इस कर्व को थोड़ा सा इस तरीके से बनाता हूं, मैंने इस कर्व को थोड़ा ऐसे बनाया स्ट्रेट वाइज, और सिमिलरली एक और कर्व बनाता हूं मैं, और इस कर्व को मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं। ठीक है, तो है तो तीनों तीनों डिमांड कर्व, लेकिन जरा देखिएगा, देखिए प्राइस में मैं इसके अंदर ज्यादा चेंज लाऊंगा, इसके अंदर प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा। तो देखिए यहां पर एक Q1 है, एक Q2 है, प्राइस में इतना चेंज आ रहा है डेल्टा पे। डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा क्या होता है हमारा, डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है चेंज, और डेल्टा मतलब चेंज, और पी मतलब प्राइस, तो चेंज इन प्राइस। और यहां पर क्या है, ये डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी। अब जरा देखिए यहां पर प्राइस में थोड़ा सा चेंज लाऊंगा,
P2 और एक Q2। अब आप फर्क देख पा रहे होंगे कि यहां पर तो देखिए जब ये कर्व इस तरीके से जा रहा था, यानी कि जब कर्व की स्लोप यानी डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो ऐसे है, तो यहां पर हमारा लगभग लगभग सेम है। तो यहां पर लगभग लगभग सेम होता है, तो इसको बोलते हैं एडी बराबर यहां पर यूनिटरी के हो जाता है। यूनिटरी मतलब एक के बराबर, इकाई के बराबर यूनिटरी। जब दोनों लगभग सेम होते हैं, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी लगभग सेम होते हैं, बट प्राइस में ज्यादा चेंज आने पर क्वांटिटी में जब ज्यादा चेंज नहीं आता, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्राइस। यहां पर हमारी जो ईडी हो जाएगी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी, वो होगी इन इलास्टिक। कैसी होगी? इन इलास्टिक। और यहां पर जो ईडी की वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है हमारी लेस देन 1। कैसी होगी? लेस देन 1। ठीक है। इस कंडीशन में देखिए जब प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो बहुत फर्क पड़ रहा है, और ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं इलास्टिक। यहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहां पर फर्क पड़ रहा है, तो यहां पर फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो इसे बोले इलास्टिक। और यहां पर दोस्तों जनरली ईडी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है। अब यहां पर दो कंडीशन और है। एक कंडीशन जहां पर हमारी जो ईडी होगी वो इंफिनिटी के बराबर होगी। ईडी इज इक्वल टू क्या होगा? हमारा इंफिनिटी होगा। यहां पर हमारा देखिए प्राइस सेम है और प्राइस सेम पे ही खरीदना ना। अगर प्राइस बढ़ा दिया तो यहां पर कोई क्वांटिटी नहीं है, जीरो। और अगर यहां पर दूसरी कंडीशन सेम टू सेम, जहां पर हमारी जो ईडी होगी दोस्तों वो हो गया हमारे जीरो के बराबर, क्योंकि प्राइस में चेंज आने की वजह से प्राइस यहां पर P2 से P1 से P2 चला गया, तो भी यहां पर कोई भी क्वांटिटी कोई भी चेंज नहीं हो रही। इसी क्वांटिटी पे इसी प्राइस पे इतनी ही क्वांटिटी खरीद रहा है। ये कौन सी गुड्स होती है दोस्तों? जैसे मान लीजिए दवाई है, दवाई अब मेडिसिन 10 रुपए की थी, तब भी हम उतनी खरीदेंगे जितनी हमें खानी है, और 10 मेडिसिन 100 रुपए की हो गई, तब भी हम उतनी खरीदेंगे जितनी खानी है। प्राइस में चेंज आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर मान लीजिए आलू है, आलू आलू अब मार्केट के अंदर एक आलू वाला थोड़ा ना बहुत है। एक आलू वाले ने क्या करा? 10 रुपए ज्यादा खरीद ली, 10 रुपए ज्यादा लगा लिए, 10 रुपए ज्यादा लगा लिए, है ना। 30 रुपए के बिक रहे थे, 40 रुपए में बेच रहा है। अरे तेरे से क्यों खरीदेंगे, हट। तो उसकी क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, इसी प्राइस पे खरीदेंगे जो मार्केट में 30 रुपए चल रहा है। तो दूसरी पे जाके क्या करेंगे? इससे नहीं खरीदेंगे, दूसरे से खरीदेंगे। ठीक है। क्वांटिटी चाहे 1 किलो खरीदे या 1000 किलो खरीदेंगे, किस पे? 30 पे ही। करेक्ट। चलिए, और ये बाकी कर्व जो मैंने ऊपर आपको समझाया, जब ईडी एक से ज्यादा थी, एक से कम थी और एक के बराबर थी। इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल। दोस्तों न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं पहले। समझिए ईडी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए किसी चीज में जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते थे? मान लीजिए मेरे पास कोई चीज थी जो 20 थी पहले, अब वो 25 हो गई, तो परसेंटेज में चेंज कितना आया? तो परसेंटेज में चेंज के लिए सर आपके पास पहले कोई चीज 25 थी, अब वो 20 हो गई है, और उसको हम क्या करेंगे? पुराने वाले नंबर से परसेंटेज में निकालेंगे। ये हमने चेंज निकाला और इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे? 100 से। ठीक है। समझ लीजिए ये चीज क्या है? ये हमारी x है, ये हमारी x1 है, और ये हमारे क्या है? x2 है। ठीक है। और ये हमारी क्या है? x1 है, x2 है। तो यहां पर हमने x2 में से माइनस कर दिया x1 और अपर में लिख दिया x1 और इनटू में 100 कर दिया। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब देखिए क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं? क्वांटिटी को हम लिखते हैं q। अगर हमारे पास कोई नंबर है पुराना, जैसे मान लीजिए पुराना शुरुआत की जो कीमत है, शुरुआत की जो कीमत है उसको लिखेंगे p, और शुरुआत की जो क्वांटिटी उसको लिखेंगे q। तो हमारे क्या हो गया? इनिशियल क्वांटिटी, और ये हो गया हमारा इनिशियल प्राइस। तो इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस। अब जो न्यू क्वांटिटी होगी उसको किससे दिखाएंगे? Q1 से, और जो न्यू प्राइस होगी उसको किससे दिखाएंगे? P1 से। तो हमारी न्यू क्वांटिटी और न्यू प्राइस। अब समझिए, देखिए जैसे हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाला, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब हुआ यहां पर Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू 100, और इसी तरीके से P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100, और इस 100 से 100 चला गया। अब समझिए कि यहां पर Q1 माइनस Q क्या होता है? Q1 माइनस Q होता है डेल्टा Q, और P1 माइनस P कितना हो जाएगा दोस्तों? डेल्टा P। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? हम चेंज निकाल रहे हैं। तो वही है यहां पर हमारा डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। तो यहां पर बचेगा क्या दोस्तों? यहां बचेगा, यहां पर अगर मैं इसकी जगह डेल्टा P पुट करूं, यहां पर मैं डेल्टा P पुट करूं, इसमें रब कर देता हूं। ठीक है। अगर मैं यहां पर डेल्टा Q पुट करूं तो डेल्टा Q अपॉन में Q हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा P अपॉन में P।
ठीक है, ये जो नीचे है ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बीच वाला आपस में, तो डेल्टा क्यू इंटू में पी, डेल्टा क्यू इंटू में पी, और ये हो जाएगा पी क्यू इंटू में डेल्टा पी, ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा क्यू और पी अपॉन में डेल्टा पी, और यहाँ पर ये चीज इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, बात एक ही है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है। इजी, समझ में आया आपको? ये जो 100 है ये कैसे कट गया दोस्तों? ये 100 इसलिए कटा क्योंकि ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, और कई बार हमको ये जरूरत पड़ती है निकालने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये डेरिवेशन सिखाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हमको इसका यूज करना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इसको लास्ट में कैसे लिख देते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू। और ये चीज यहां पर हमेशा नेगेटिव रहती है, क्योंकि हमारा ये क्या शो करता है, नेगेटिव बैलेंस शो करता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा ईडी होता है वो हमेशा क्या शो करता है, नेगेटिव बैलेंस शो करता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस बोल दिया मैंने, सॉरी, नेगेटिव रिलेशन शो करता है। क्या शो करता है, ये हमेशा नेगेटिव रिलेशन शो करता है, और नेगेटिव रिलेशन शो करता है इसीलिए हमारा यहाँ पर माइनस का साइन आता है। जब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी तो हमेशा क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर हमारे पास प्राइस दे रखा है, पहले 10 थी, 10 पे हम कितना खरीदते हैं, 20 खरीदते हैं। अब ये देखिए 9 हो गया तो हम ज्यादा खरीद रहे हैं। तो एक चीज जब हम माइनस करेंगे तो नेगेटिव क्या आएगा, और एक चीज जब माइनस करेंगे तो पॉजिटिव क्या आएगी। अब इसको करते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ईडी इज इक्वल टू होता है हमारा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू। अब पी अपॉन क्यू क्या है, इनिशियल क्वांटिटी प्राइस, तो पी कितना दे रखा है हमको, जो भी दे रखा है उसको लिख लेते हैं। पी दे रखा है हमको 10 और क्यू दे रखा है हमको 20। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, हम माइनस करेंगे Q1 माइनस क्यू, और Q1 कितना है 25 माइनस क्यू कितना है हमारा 20, तो कितना आ जाएगा डेल्टा क्यू 5, लिख लेते हैं 5। और इस तरीके से डेल्टा पी निकाल लेते हैं। डेल्टा पी कितना होगा दोस्तों, हमारा P1 माइनस पी, P1 कितना दे रखा है 10, और क्या कहते हैं, P कितना दे रखा है हमको, सॉरी P1 कितना दे रखा है हमको 9, और P क्या कहते हैं हमारा P1 कितना रखा 9 और P कितना रखा 10, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, और यहां पर हमारा माइनस होता है एडी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू कितना दे रखा हमको, डेल्टा क्यू आया था हमारा 5 अपॉन में डेल्टा पी कितना दे रखा माइनस का 1 इंटू में पी कितना है हमारा 10 और हमारा क्यू कितना है 20, माइनस से माइनस गया और 5 10 से कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 20, इससे कट करेंगे 2 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.5, आ गया हमारा 2.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। बोल रखा है अ कंज्यूमर परचेज 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस वाज 5 रुपीज। तो हमको यानी कि ये जो भी शुरुआत में बोल रखा है, ये बोल रखा है हमको इनिशियल प्राइस दे रखी है 5 रुपए और इनिशियल क्वांटिटी दे रखी है कितनी 10। ही परचेज 12 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी व्हेन प्राइस फॉल्स 2 रुपीज 5। देखो 2 लिख रखा है, बाय नहीं बोला 2, यानी कि अब 5 रुपए से कीमत 4 हो गई है, यानी कि न्यू प्राइस कितनी हो गई, न्यू प्राइस हो गई हमारी 4 और न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई 12। बोल रहा है व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी भाई, देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी और इंटू में पी अपॉन क्यू। देखो चेंज कितना आ रहा है, हम अगर चेंज निकालें तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू आ जाएगा Q1 माइनस क्यू कितना आ जाएगा 12 में से 10 जाएगा, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 और डेल्टा पी कितना हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा पी हो जाएगा P1 माइनस पी इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 1। पुट कर देते हैं वैल्यू, डेल्टा क्यू कितना रखा है 2 माइनस का 1, ये माइनस कहां से आया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर है, इंटू में पी कितना है दोस्तों 5 और क्यू कितना है हमारा 10। ठीक है, माइनस से माइनस क्या 2 से ये का 2 कम 2 2 5 10, 5 से 5 क्या, ये आ गया हमारा 1, यानी कि ईडी बराबर कितना आ गया हमारा 1। और हम अगर नेचर पूछेगा हमसे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, हमारा यूनिटरी आया, क्या आया ये यूनिटरी, नेचर हमारा यूनिटरी। यहाँ पर नेचर क्या है दोस्तों, यहाँ जब 2.5 आ रहा था तो 2.5 आ रहा था, यहाँ पर नेचर क्या होगा, यहाँ पर हमारा 0 से ज्यादा सॉरी 1 से ज्यादा आ रहा है और 1 से आ रहा था, यहाँ पर क्या बोलेंगे इलास्टिक है। कैसी है डिमांड, कैसी है इलास्टिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट 10% फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड। भाई प्राइस में जो गिरावट आई है, प्राइस जो है वो -10% हो गई है। देखिए जब भी कोई चीज गिरेगी तो उसके आगे माइनस लगाना, क्योंकि दूसरी चीज बढ़ रही होगी तो पॉजिटिव की होगी। ठीक है,
तो प्राइस में जो चेंज आया वो 10 माइनस का 10% का चेंज आया, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस दे रखा है। वो रखा है डिमांड जो है वो राइज हो गई 100 से 120 पे। तो हमारी जो शुरुआत की क्वांटिटी क्यू दे रखा है वो कितना रखा है 100, ये हमारी शुरुआत की क्वांटिटी है, और अब कितनी हो गई नई क्वांटिटी, वो दे रखा है 120। वो रखा है कि बताओ प्राइस, फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो देखिए एक चीज के हमें परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है ना दोस्तों, अगर एक चीज की परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है तो हम दूसरी की भी परसेंटेज में वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी हमने देखा परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी चीज का, तो हम निकाल लेते हैं यहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100। Q1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 120, माइनस Q की वैल्यू कितनी 100, और अपॉन में 100 इंटू में 100। यहां से यहां चला गया तो यहां पर 120 में से 100 गया तो कितना बचेगा 20, यानी कि 20%। वैल्यू कितने आ गया दोस्तों 20%। इस 20% को हम फॉर्मूले में रख देंगे। और फॉर्मूला क्या है हमारा ईडी का, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज वाला फॉर्मूला याद करो, माइनस का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन माइनस का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है 20, और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया दोस्तों 10, माइनस का 10, माइनस से माइनस गया 10 से गया, कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 2। ईडी कितना आ गया हमारा 2, ईडी आ गया 2 ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि ये कैसी है, इसकी भी इलास्टिसिटी इलास्टिक है, इलास्टिक। चलिए फटाफट से आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड कितना दे रखा है हमको माइनस का 1, यानी कि ईडी पहले से ही गिवन है दोस्तों माइनस का 1। और देखिए अगर हमको ईडी माइनस में गिवन है तो हम फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाएंगे, ये भी चीज याद रखिएगा। एट अ प्राइस ऑफ कंज्यूमर बाय 60, एट अ प्राइस द कंज्यूमर, किसी प्राइस पर जो कंज्यूमर है 60 यूनिट्स खरीदता है, यानी कि हमको Q1 की वैल्यू दे रखी, सॉरी Q1 नहीं है, Q दे रखा है हमको कितना 60। हाउ मेनी यूनिट विल द कंज्यूमर बाय इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%, प्राइस जो है 10% में से चेंज हो गया, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है दोस्तों, वो कितना दे रखा है 10%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी दे रखा है और ईडी की वैल्यू भी दे रखी है। ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दोस्तों कितना है वो तो निकालना है हमें, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा और ईडी दे रखी है। ईडी की वैल्यू है -1, अगर माइनस वैल्यू माइनस में है तो हम वहां सामने माइनस नहीं लिखेंगे। हमको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमको इसकी वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ पर 10 दे रखी है, और यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसका लिख देंगे, अच्छा यहाँ पर फॉल्स बाय है ना, तो दोस्तों फॉल्स बाय यानी कि कम हो रही है तो उसको माइनस में लिखेंगे, और यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं। जब 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगी 10 इंटू 1 1, और 10 इंटू 1 10, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि 10%। तो जब हमारा परसेंटेज क्या है, एक से क्या कहते हैं परसेंटेज 10% से हमारी प्राइस कम हो रही थी और हमारी ईडी 1 है, तो दोनों लगभग सेम ही तरीके से बढ़ेगा। तो अगर हमारी प्राइस में भी 10% का चेंज आ रहा है तो हमारी क्वांटिटी में 10% का चेंज आएगा। अगर 10% से प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी 10% से बढ़ जाएगी, क्वांटिटी 10% से बढ़ जाएगी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10% से बढ़ जाएगी। अगर 10% से बढ़ जाएगी तो दोस्तों क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, हाउ मेनी यूनिट्स द कंज्यूमर बाय इफ द प्राइस फॉल बाय 10%। अगर प्राइस 10% बढ़ जाएगी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि भाई कीमत कम हो रही तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे। कितने से बढ़ाएंगे 10% से, शुरुआत में कितना खरीदते थे 60, तो 60 का 10% कितना हो जाता है दोस्तों, 60 का 10% होता है 6, यानी कि अब हम कितनी यूनिट खरीदेंगे 66, यानी कि 10% से बढ़ गए ना। तो देखो कितनी यूनिट्स खरीदे 66। समझ में आया आपको? चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं, और इन्हीं सारे क्वेश्चन से आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत क्या कहते हैं, मैंने स्पेशल क्वेश्चन लिए जिससे आपके सारे के सारे टॉपिक्स क्वेश्चन के कवर हो जाएं। ठीक है, अब कंज्यूमर स्पेंड 100 रुपए, देखिए एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर वाला। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है दोस्तों प्राइस इनटू क्वांटिटी।
जैसे मान लीजिए आपके पास ना, आपको ना पेन खरीदना है, एक पेन ना 5 रुपए का है, आपने 5 पेन खरीदे, तो एक सॉरी 5 नहीं 10 पेन खरीदे, तो जब एक पेन 5 रुपए का आपने 10 पेन खरीदे तो टोटल कितने रुपए खर्च करे? 50 रुपए खर्च करे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का 100। तो जब एक कंज्यूमर स्पेंड 100 रुपए ऑन गुड्स व्हेन द प्राइस इट्स 4 रुपए, अगर वो 4 रुपए खर्च कर रहा है तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर 100 दे रखा है और प्राइस कितनी है? 4 है। तो क्वांटिटी कितनी खरीद रहा होगा दोस्तों? क्वांटिटी निकाल लेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तीन चीज दे रखी, तीन में से दो चीज दे रखी है, एक निकल जाएगी। तो 4 उधर भेजेंगे, Q इज इक्वल टू 100/4, और 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। क्वांटिटी कितनी आ गई दोस्तों? 20। अब अगर क्वांटिटी मेरी 20 आ रही, सॉरी 20 कह रहा हूं, 25, ठीक है 25 आ रही है, उसके बाद when प्राइस फॉल्स बाय 50%, प्राइस ना 50% से कम हो गया, अब प्राइस 50% से कंज्यूम हो गया, तो कंज्यूमर अभी भी क्या कर रहा है? 100 यूनिट ही खरीदा है। अब देखिए शुरुआत में कीमत कितनी थी? शुरुआत में कीमत 4 थी। 4 का 50% क्या होता है? सिंपल सी बात है, 4 का 50% उसका आधा, यानी कि अब जो प्राइस है 4 का 50% कितना होता है? 50% के लिए निकाल दिया, यहाँ पर हमारा कितना आ जाए? 2, यानी कि 2 रुपए से कीमत कम हो गई। 4 रुपए में 2 रुपए कीमत करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब हमारी जो P1 है वो कितना दे रखा है? 2। हमारा P कितना था? P इज इक्वल टू हमारा 4। Q कितना निकला हमारा? Q निकला 25। अब जब P कितना है हमारा? 2 है, तो अब भी कंज्यूमर कितने खर्च कर रहा है? 100 रुपए ही खर्च कर रहा है। और अगर कंज्यूमर अब भी 100 रुपए ही खर्च कर रहा है तो 100 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू, और सॉरी 2 इंटू Q1, तो Q1 कितना आ जाएगा हमारा? 100/2, ये कितना आ जाएगा? 50। यानी कि P1 जब 2 रुपए है तो Q1 कितना आ गया? 50 हो गया। अब इसने बोला है कि हमसे एडी निकालो, तो हम एडी निकालें, कौन सी बड़ी बात है, निकाल लेते हैं। तो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ईडी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी माइनस का इंटू में पी अपॉन क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना निकलेगा? Q1 माइनस क्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? 25। डेल्टा पी कितना आएगा? क्या कहते हैं? P1 माइनस पी, यानी कि माइनस का 2, माइनस का ये भी है, इंटू में पी कितना दे रखा है? 4 और क्यू कितना दे रखा है? 25। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस गया, 25 से 25 गया, 2 से ये गया, कितना आ गया हमारा? ईडी 2। हमारा ईडी कितना आ गया? 2। सिंपल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और इसके साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। देखिए कंज्यूमर 1000 रुपए खर्च कर रहा है। कंज्यूमर कितने खर्च कर रहा है? 1000 रुपए। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना रखा है? 1000 रुपए। जब कंज्यूमर 1000 रुपए खर्च करता है तो वो बोल रहा है कि जब 1000 रुपए कब खर्च करता है? जब प्राइस क्या है? 10 रुपए पर यूनिट है, यानी कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी 1000 रुपए खर्च कर रहा है, प्राइस कितनी है? 10 रुपए, इंटू में क्वांटिटी, 10 इधर डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी कितना जाएगी दोस्तों? 100। इसी तरीके से इसके बाद बोल रखा है व्हेन इट्स प्राइस फॉल बाय 20%, प्राइस कितने से कम हुआ? 20% से। दोस्तों 10 का 20% कितना होगा? 10 का 20% होगा 2 रुपए, यानी कि प्राइस 2 रुपए से कम हो गई। तो अब प्राइस कितनी होगी? 8। तो अब प्राइस कितनी होगी? 8। P1 कितना हो गया? 8। पहले P कितना था? पहले P था 10। अब क्वांटिटी कितना निकला था? जब P था तो क्या हमारी 100 निकली थी। अब क्वांटिटी Q1 निकालेंगे, तो जब प्राइस 20 से कम हो गई तो अब 800 रुपए खर्च कर रहा है। तो 800 रुपए खर्च कर रहा था, एक्सपेंडिचर कितना होगा दोस्तों? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस P1 इंटू Q1, हम E1 निकल लेते हैं यहाँ पर। 800 इज इक्वल टू P1 कितना है हमारा? P1 हमारा आया है 8 रुपए, इंटू में Q1 कितना निकला है हमारा? Q1 हमको निकालना है, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। यानी कि प्राइस कम होने पे अभी भी सेम क्वांटिटी खरीद रहा है। चलिए देख बना इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ईडी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू, और ईडी हमारा आ जाएगा माइनस का। अब देखिए डेल्टा क्यू कितना होगा? Q1 माइनस क्यू, और Q1 माइनस क्यू कितना है? 100 माइनस 100, 100 माइनस 100, यानी कि कितना हो जाएगा? 0 अपन में डेल्टा पी कितना देखा है? डेल्टा पी हमारा कितना आ जाएगा? माइनस का, देखो P1 माइनस है माइनस का 2 इंटू में पी कितना दे रखा है? 10 और क्यू कितना दे रखा है? 100। देखिए कुछ भी करने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक टर्म 0 है तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ क्या आ जाएगा? 0, यानी कि ईडी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ईडी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ईडी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। और अगर ईडी हमारा 0 आ गया है तो यानी कि यहाँ पर नेचर कैसा होगा डिमांड का? यहाँ पर होगा हमारा फुल्ली इन इलास्टिक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फुल्ली इलास्टिक। ठीक है, और यहाँ पर कर्व कैसे बनेगा? कर्व अगर बनाना हो तो कर्व बनाने के लिए कह दिया तो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, डिमांड का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ तब भी वो इतनी क्वांटिटी खरीद रहा है, प्राइस अगर बढ़ गई
तो भी इतनी ही क्वांटिटी खरीद रहा है, प्राइस घट गई तो भी हमारी इतनी ही क्वांटिटी खरीद रहा है। चाहे प्राइस घटे या प्राइस बढ़े, वो हमारे साथ सेम क्वांटिटी खरीद रहा है, इसीलिए यहाँ पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।